तो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम सीटेट और टेट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा 2016 का है। तो चलिए समय को न गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है, फर्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है, यानी के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो हमारा ये वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ यहाँ पे सही है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम में वो सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित थी। ये जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में पैदा होती। ये माह नहीं होगा, 9 माह होगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है कथन था। तो हमारा ऑप्शन होगा वुडवर्थ का। और इसकी व्याख्या करते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द साइको तथा लोगोस से मिलकर हुई है, जिसमें साइको का अर्थ आत्मा तथा लोगस शब्द का अर्थ अध्ययन से होता है। वुडवर्थ के शब्दों में मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर चेतना, वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। तो ऐसे आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। तो पहले व्यवहार आया, फिर चेतना, फिर मन, फिर आत्मा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का अर्थ, सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल से संबंधित है। तो हमारा होगा ऑप्शन सही 6 से यौवन तक। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हर्लॉक के शब्दों में उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौन आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार शिशु में जन्म से ही काम भावना विकसित होने लगती है, किंतु इस समय आत्म प्रेम तथा प्रीति एवं मातृ विरोधी भावना ग्रंथियां समाप्त हो जाती हैं। अतः मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल बाल्यावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सही है एरिक्सन ने। तो इसी व्याख्या करते हैं। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत मनोविज्ञान के रूप में प्रसिद्ध है। जैसे कि एरिक्सन ने मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों की भूमिका को स्वीकार किया है, इसलिए इनके सिद्धांत को व्यक्तित्व को मनोसामाजिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। तो ये किसके अनुसार? तो फ्रायड के अनुसार। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम। फ्रायड ने गत्यात्मक मन के 3 भागों का प्रतिभापूर्ण विवेचन किया है। पहला भाग तत्व,
या ईदम का, जिसे फ्रायड ने ईड कहा है, हम इसे ईदम कहेंगे। ईदम में सुख का साम्राज्य रहता है और इससे अनेक प्रकार की इच्छाएं एवं वासनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा भाग है अहम, जो यथार्थता से संबंध रखता है। अहम में स्व की चेतना रहती है। गत्यात्मक मन का तीसरा भाग है परम अहम। परम अहम नैतिक आचरण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो हमारा है स्किनर के द्वारा। वन सेकंड, थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। तो क्वेश्चन है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो हमारा होगा स्किनर के द्वारा। इसकी व्याख्या करते हैं। सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का वर्गीकरण सीखने के अनुबंधन सिद्धांत के रूप में किए जाने के बावजूद यह सिद्धांत पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन से प्राप्त भिन्न है, जहां क्लासिकल अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका लगभग निष्क्रिय तथा गौण रहती है, वहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो प्रसार। किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए जिन मानों का प्रयोग किया जाता है उन्हें केंद्रीय मान कहते हैं। किसी समूह का केंद्रीय मान उस समूह का प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। समूह के कुछ प्राप्तांक प्रतिनिधि प्राप्तांक से कम होते हैं और कुछ इससे अधिक होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। अतः विकल्प ए प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता। अधिगम्य प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगम्य प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखना सभी प्राणियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य वर्तमान रहता है। थॉर्नडाइक का कहना है कि बाल्यावस्था एवं युवावस्था में सभी प्रकार के सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का अंश वर्तमान रहता है। बच्चे अक्षर सीखने में एवं पहाड़े सीखने में प्रयास एवं त्रुटि विधि का बहुत प्रयोग करते हैं। कोई भी नया काम सीखने में हम सभी प्रयास और त्रुटि करते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो हमारा सबसे अच्छा अनुपात है। तो अनुपात या अनुपातिक, इसकी व्याख्या है अनुपात या अनुपातिक मानन। तो यह मापन होगा यहाँ पे अनुपातिक मापन। सर्वाधिक परिमाणित स्तर पर मापन है। इस प्रकार के मापन में अंतरित मापन के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है, जैसे लंबाई, भार या दूरी का मापन अनुपातिक मापन है, क्योंकि लंबाई, भर या दूरी के पूर्ण रूपेण अस्तित्वहीन होने की संकल्पना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो हमारा आंसर होगा, इसमें नहीं है पूछा गया है तो इसमें होगा 16 पीएफ परीक्षण। बाकी सब है रोशा स्याही डब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साचर परीक्षण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पीएफ 16
इस मानकीकृत व्यक्तित्व सूची का निर्माण कैटिल एवं वेबर ने 1950 में किया। इसका संशोधित प्रथम द्वितीय संस्करण क्रमशः 1965 तथा 1970 में किया गया। इस परीक्षण का उपयोग 17 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के लोगों के लिए किया जाता है। इस प्रश्नावली के माध्यम से 16 कारकों यानी कि 16 कारकों अथवा लक्षणों का मापन किया जाता है। इस प्रश्नावली का प्रारूप ए और बी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है तथा ई और एफ कम पढ़े लिखे वयस्कों के लिए है। कैटिल ने 16 पीएफ का विकास कारक विश्लेषण की सहायता से किया। 16 पीएफ में कुल 187 प्रश्न या पद हैं। यह सभी पद 16 व्यक्तित्व कारकों से संबंधित हैं। अतः रोशर स्याही डब्बा परीक्षण टीएनटी तथा शब्द साहचर्य परीक्षण व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है, जबकि पीएफ 16 इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हमारा होगा मैस्लो के अनुसार। इसकी व्याख्या करते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। उनका विचार है कि अभिप्रेरणा में आवश्यकताओं की अनुभूति तथा संतुष्टि निहित होती है। मैस्लो के अनुसार निम्न 5 प्रेरक का वर्णन किया है: मनोदैहिक प्रेरक, सुरक्षा प्रेरक, प्रेम और लगाव प्रेरक, आत्मसम्मान प्रेरक, आत्मानुभूति स्वीकृति प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन पीयूष ग्रंथि सही है। इसकी व्याख्या करते हैं। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका एक अंतःस्रावी ग्रंथ है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम या 0.02 आउंस होता है। नेक्स्ट है डैश है यहाँ पे ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो हमारा ऑप्शन सही होगा युंग। इसकी व्याख्या करते हैं। युंग ने सामूहिक अवचेतन का प्रत्यय दिया था। इस अवचेतन मन में व्यक्तित्व से संबंधित वे तत्व हैं जो पूर्वजों के वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। युंग से अवचेतन मन की सामग्री को अर्चेटबेश कहते हैं के नाम से भी संबोधित किया है और बताया कि उसकी सार्वभौमिक होती है, लेकिन यह एक संस्कृति विशेष तक ही सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण। तो हमारा ऑप्शन होगा यौक्तिकीकरण। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अंगूर खट्टे हैं यौक्तिकीकरण का उदाहरण है। यौक्तिकीकरण मनोविज्ञान रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। तो हमारा दिया गया था स्किनर के अनुसार। तो इसकी व्याख्या करते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित एक जीवन सिद्धांत है। इसमें अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपन के साथ। स्किनर अनुक्रिया अनुबंधन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह प्रक्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन है जो पुनर्बल के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ डैश के बीच होगी। तो इसमें औसत बुद्धि का पूछा हुआ है। तो 90 से 109 के बीच में औसत बुद्धि वाले की IQ होती है। तो इसकी व्याख्या करते हैं।
व्यक्ति की मानसिक आयु जान लेने पर यह पता नहीं लग पाता कि वह तीव्र, सामान्य या मंद बुद्धि का है। साइमन बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मेन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार। बुद्धि लब्धि वर्ग, बुद्धि वर्ग 140 से 200 के बीच। यहाँ से हम लोग 80 से 90 में करते हैं, यहाँ से तो 20 से तो सही रहता है। देखिए जैसे यहाँ पे 90 और 110 में सामान्य बुद्धि आती है, फिर 110 से 120 में उत्कृष्ट बुद्धि, फिर 120 से 140 प्रखर बुद्धि, फिर 140 से 200 प्रतिभाशाली बुद्धि। और फिर यहाँ नीचे से लेते हैं, फिर 25 से नीचे जड़ बुद्धि, फिर 25 से 50 है मूढ़, फिर 50 से 60 है मूढ़, फिर 70 से 80 है निर्बल बुद्धि, फिर 80 से 90 है मंद बुद्धि, फिर 90 से 110 सामान्य बुद्धि। इस तरीके से लर्न हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको डैश भी कहा जाता है, तो निरीक्षणात्मक अधिगम। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिनको निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा एक प्रभावशाली सामाजिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। वह उनकी सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता और उनके प्रसिद्ध वोवो डाल प्रयोगों की अवधारणा के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो हमारा होगा सही ऑप्शन औपचारिक संक्रिया अवस्था। और इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन औपचारिक संक्रिया अवस्था की विशेषताएं हैं। औपचारिक संक्रिया अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रिया अवस्था है, जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है? तो हमारा ऑप्शन सही है वंशानुक्रम। तो इसकी व्याख्या करते हैं। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। वंशानुक्रम जहाँ जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है, वहीं वातावरण दोनों को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। माता पिता के अनेक गुण उनकी संतानों परिलक्षित होते हैं। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन होगा मार्गान्तीकरण। तो रास की व्याख्या करते हैं। रास के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ चरित्र का निर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री है। शिक्षक को अपने सब कार्यों में उनके प्रति ध्यान देना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार निम्नलिखित विधियों द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। फर्स्ट, दमन, विलयन, मार्गान्तीकरण और शोधन या उन्नयन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मार्गान्तीकरण या मूल प्रवृत्तियों को रूपांतरित करने की उपयुक्त दोनों विधियां से श्रेष्ठ है। इससे ना तो मूल प्रवृत्तियों का दमन होता है, ना प्रतिबिंब या विरोध द्वारा निर्बल बनाने या परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है।
इस विधि में मूल प्रवृत्तियों के प्रकाशन का मार्ग बदल दिया जाता है। मार्गान्तीकरण की विधि में इसे अहितर समझकर दबाया नहीं जाता, बल्कि मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को अच्छे कार्यों में लगा दिया जाता है। प्रत्ययों का बनते रहना एक डैश है संचयी। हमारा ऑप्शन है संचयी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। आवृत्ति वितरण में कभी कभी यह देखना होता है कि किसी वर्ग की सीमा से कम अंक प्राप्त करने वाले कुल कितने व्यक्ति हैं, तब उससे वर्ग तथा उससे नीचे वाले सभी वर्गों की आवृत्तियों का योग ज्ञात करना होगा। क्योंकि इन सभी वर्गों में आने वाले कुल व्यक्ति ही वांछित व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की इस संख्या को संचयी आवृत्ति कहते हैं। संचयी का तात्पर्य इकट्ठा करना होता है। संचयी प्रक्रिया के अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा शिक्षक की योग्यता। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं है। शिक्षक की वो योग्यताएं जो छात्रों में अपेक्षित शैक्षिक प्रभावों को पैदा करती है, उन्हें शिक्षक की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, तो जी कारक कहलाती है। स्पीयर 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सामान्य तत्व जी व विशिष्ट तत्व एस होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में एक समान तत्व होता है जो कई विशिष्ट तत्वों से संबंधित होता है, जिसके आधार पर ही व्यक्ति की बुद्धि जिसके आधार पर एक मिनट स्टार्ट करते हैं फिर से पर ही व्यक्ति की बुद्धि निश्चित होती है। जिस व्यक्ति का सामान्य तत्व विशिष्ट तत्व से जितना अधिक से संबंधित होता है, उस व्यक्ति में उतनी ही अधिक बुद्धि होती है, वह उतनी ही अधिक प्रगति या उन्नति करता है। जी इक्वल जनरल फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो हमारा होगा वैयक्तिक विभिन्नता। इसकी व्याख्या करते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान वैयक्तिक भिन्नता मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नता एक ऐसा तथ्य है जिसकी अवहेलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा देने से हमारा उद्देश्य प्रत्येक बालक को शिक्षा देना है, ना कि बालकों के समूह को। शिक्षा को बालकों की विभिन्नता के आधार पर ही देना आवश्यक है। इस कारण प्रत्येक बालक का कर्तव्य है कि वह हर सीखने वाले के लिए उसकी विभिन्नता के अनुसार शिक्षा का पर्याप्त आयोजन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत की प्रवर्तक थे? तो हमारा ऑप्शन होगा स्पीयरमैन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दो तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयर थे। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, सामान्य व विशिष्ट। आमतौर पर जीवन में सामान्य बुद्धि का ही उपयोग किया जाता है, तथा जहाँ तक विशिष्ट बुद्धि का प्रश्न है, वहाँ हर व्यक्ति में भिन्न होती है। उनके अनुसार अंतरण विशिष्ट योग्यता में न होकर सामान्य योग्यता में होता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो हमारा होगा ऑप्शन विस्मृति। इसकी व्याख्या करते हैं। विस्मृति, यह देखा जाता है कि हम किसी वस्तु को गहराई से क्यों न याद करें, उसे एक दिन अवश्य भूल जाते हैं। एक सेकंड।
हम भी स्मृति को जीवन का एक लक्ष्य मानते हैं। कोई भी इस बात से चिंतित नहीं होता कि वह अपनी जिंदगी में घटित हुई प्रत्येक वस्तु को याद नहीं रख पाता, लेकिन मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी स्मृति की प्रकृति और उनके कारणों को जनता सीखने की क्रिया के लिए परम आवश्यक है। इसलिए इस क्रिया के विस्तारों का पता लगाने के लिए अनेक अध्ययन का प्रयोग किए गए हैं। इसका प्रारंभ एबिंगहास 1886 ईस्वी द्वारा किया गया। तो ये रहा स्मृति का रेखा चित्र। नंबर ऑफ डेज, तो इतने दिन भी भूल जाना होता है। और है परसेंटेज रिकॉर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को बताने का सबसे पहला प्रयास जेने फ्रायड आदि ने किया था। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना का अर्थ है नकाब या मुखौटा। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति का स्वयं के अंदर उसके मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डैश होता है। तो सामान्य महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। उत्पादक कोष दो प्रकार के होते हैं, प्रति उत्पादक कोष तथा मातृ उत्पादक कोष, जिससे बच्चे का लिंग निर्धारण संबंधित होता है। अब पुरुष है यहाँ पे XY, महिला है XX। तो जब X ये है X और ये X, महिला का X मिलके क्या बनता है, लड़का बनता है। और जब पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो लड़की का रूप होता है। लड़की मतलब लड़की का जन्म होता है ना। तो ये ऐसे होता है लिंग का निर्धारण। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है। तो हमारा ये कहलाता है मध्यांक। तो इसकी व्याख्या करते हैं, मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का दूसरा प्रकार माध्यांक है। माध्यांक को माध्यिका भी कहते हैं। माध्यांक MD बराबर होता है मध्य में स्थित प्राप्तांक n+1 अपान 2 प्राप्तांक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डैश एक विधि है। तो हमारा है स्तंभाकृति। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम, आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि स्तंभाकृति है। दंड आरेख को स्तंभ रेखाचित्र भी कहते हैं। किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए अथवा किसी गुण विशेष पर कई समूहों की स्थिति की तुलनात्मक प्रस्तुति के लिए प्रायः दंड आरेख का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ये CDP का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो CDP की अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और जैसे ही मतलब कोई भी त्रुटि होती है तो उसे क्षमा मांगते हैं और कमेंट सेक्शन में आप वो त्रुटि हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।